हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मुल्तान की इस छोटे से मोहल्ले की आखिरी गली में सीधे हाथ पर बना हुआ ये चौथा 2 मंजिला मकान दरअसल गुलफाम मोहम्मद का था, जो अपने इलाके के दूसरे मकानों से ज्यादा बड़ा, खूबसूरत और हवादार था। गुलफाम मोहम्मद की 15 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उनकी अहलिया हलीमा भी अपनी 5 साल बेटी आरफा के साथ घर को किराए पर चढ़ाकर लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास चली गई थी। मगर 1 साल पहले ही वो दोबारा वापस अपने घर आ चुके थे और घर को पुराने किराएदारों से हाल करवा कर खुद अपनी 20 साल बेवा बेटी आरफा के साथ रहने लगे थे। कुछ महीनों बाद उनकी एक रिश्तेदार मजदूर लड़की माही भी यहाँ पर रहने लगी थे। माही के ससुराल वालों और शोहर के साथ न जाने क्या इख्तलाफात थे कि 3 महीने पहले उसके यहाँ पर बेटा पैदा होने पर भी उसके ससुराल से कोई भी यहाँ नहीं आया था। मोहल्ले वाले भले और शरीफ लोग थे, सीधे साधे मजदूर, पेशावर और छोटे मोटे कारोबार से मुंसलिक। सब भी गुलफाम मोहम्मद उसके खानदान की इज्जत करते थे, इसलिए हलीमा भी 2 जवान लड़कियों के साथ यहाँ पर तन्हा अकेली और बेफिक्र होकर आते थे। मोहल्ले के बच्चे उनसे कुरान पाक पढ़ने आते थे और आरफा घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। ऊपर वाला पोर्शन, जो कि 3 कमरों और एक अटैच बाथरूम किचन पर मुश्तमिल था, उन्होंने बहुत सोचने के बाद अपने शोहर के हालात पाई आलम साहब की फैमिली को किराए पर दे दिया था। आलम साहब अपनी अहलिया, एक बीवी, एक बेटी, बेहवा और 2 पोतों के साथ रहते थे। बेटा उनका मुल्क से बाहर जाकर जॉब करता था। मकान के किराए और आरफा के सिलाई किराए से घर का गुजारा काफी अच्छा हो रहा था, मगर फिर भी माही को अपना आप इन दोनों माँ बेटियों पर बोझ लगा था और अब तो उसके साथ उसका बेटा भी जड़ चुका था, यानी एक और इजाफी जिम्मेदारी का बोझ। नीचे मौजूद 4 कमरों में से एक कमरा माही और आरफा का था, जिसमें 2 पलंग पड़े होने के बाद भी कमरा काफी खुला खुला और बड़ा लगता था। उसके बिल्कुल बराबर वाला कमरा अम्मा के जेर इस्तेमाल था। उनके कमरे के दाएं तरफ बना हुआ कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। बैरूनी दरवाजा भी इसी कमरे में खुलता था, जबकि माही और आरफा के बराबर बाएं जाने वाला रूम मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। अच्छे वक्तों का बना हुआ यह घर गुलफाम मोहम्मद का आबाई घर था, जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी हैसियत के मुताबिक जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए बनवाया था। कमरों के आगे खूब बड़ा बरामदा, उसके आगे बड़ा सा आंगन था। आंगन का फर्श पोता लाल चिकनी ईंटों से बना हुआ था। मजमूई तौर पर घर काफी बड़ा और हवादार था। अपने कमरे में मौजूद पलंग पर लेटी हुई माही अब इसी सोच में गुम थी कि घर बैठे ऐसा क्या काम करे जिससे वो आरफा और हलीमा भी पर उसके बेटे का कोई बोझ न पड़े और वो बिना किसी इत्तलाक उसको करने की इजाजत भी दे दे। उसके दिमाग में एक आइडिया तो था कि उसको वो अब आगे क्या करना था, मगर उसके लिए पहले उसे अरफा को राजी करना था। अगर वो मान गई तो हलीमा बीबी मान जाती, इसलिए उसे बेसब्री से अब हलीमा का इंतजार था, जिसके बेटे को आज ऊपर वाले आलम चाचा की बीवी के साथ डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि बदलते मौसम का बच्चे पर असर हो रहा था। उसको रात से हल्का हल्का बुखार और खांसी हो रही थी। हलीमा बी के तमाम नुस्खे आजमाने के बावजूद बच्चे को कोई भी अफाका न हुआ था, इसलिए आरफा उसको डॉक्टर को दिखाने लेकर गए थे। आरफा उसके साथ उसी कमरे में रहती थी, जिसकी बड़ी वजह माही की मजदूरी थी। अम्मा से तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती थी, इसलिए माही उसके बेटे के तमाम काम आरफा को ही करने पड़ते थे, जिसको वह हंदा परेशानी से हंसते मुस्कुराते चुटकी में निपटा देते थे। माही को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए वह हमेशा उसके आसपास ही मौजूद होती थी। रात को सहत गहरी नींद में बच्चे के रोने पर उसका फिटर तैयार करके देना, पैम्पर चेंज करवाना, माही को वॉशरूम लेकर जाना और उसके बच्चे के कपड़े धोना, इन्हें नहलाना, गर्ज वो सारे काम करती थी, जिससे माही बहुत ही शर्मिंदा होती थी कि उसकी वजह से अरफा पर दोहरी जिम्मेदारी पड़ गई थी। अब भी लेटी वो यही सोच रही थी कि बाहर से अरफा के बोलने की आवाजें आने लगी थी, जो कि डॉक्टर के यहाँ से वापस आ चुके थे और अब ग्रैनी के बच्चे के मतलब बता रही थी। अपने बेटे का नाम उसने आयस रखा था, क्योंकि वह बिल्कुल अपने बाप की मुशाबा था। उसके अपने बाप के साथ हतना खाता मुशाहबत की वजह से उसने बच्चे को उसके बाप से मिलता हुआ नाम दिया था। पहली बार जब उसने अपने बेटे को देखा था, वो हैरत से साकत रह गई थी। बच्चा हूबहू अपने बाप की कार्बन कॉपी था। उसने एक एक नक्श अपने बाप का छुड़ाया था। अपने बच्चे की उसके बाप के साथ इतनी मुमासलत देखकर माही की जुबान कंग रह गई थी। उस दिन वो अरफा से किया हुआ वादा तोड़कर शख्स की जादू में कोई शिद्दत से रोई थी। उसकी सूरत बाबा निगाहों में गुम थी। वो जब जब अपने बच्चे को देख रही थी, उसके दिल में एक होक सी उठ रही थी। क्या कुछ याद न आ रहा था। वो मीठी मीठी सरगोशियां, मोहब्बत की वो जुनून हेजियां, वो चाहते शिद्दतें, उसका बाबा रूठना और किसी की जान पर बन जाना। वो शख्स उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत था। बेटे के चेहरे पर उसका चेहरा देखकर पूरी रात माही को तकिया आंसू से भीगता रहा। माही बीबी, अरफा की आवाज सुनकर वो चौंक कर उठ के बैठी थी। अरफा की गोद में सोया हुआ नन्हा आइस उस वक्त काफी पुरसकून लग रहा था। अरफा ने आइस को उसके पास लटा दिया था। आपको पता है, ये अपना आज इतना बदमाश है,
रात भर रो रो कर उसने हमारा नाक में दम किया हुआ था और वहां पर डॉक्टर के सामने इतना सा भी नहीं रोया, सुकून से मेरी गोद में लेटा रहा। जब मैंने डॉक्टर को कहा कि रात भर ये रोता रहा है, फिर सुबह भी रो रहा था, तो मुझसे बोले, क्यों झूठ बोलती हो बीबी, कहाँ रो रहा है? ये बच्चा तो इतना क्यूट और शरीफ लग रहा है, किसी को बीमारी में भी परेशान नहीं कर सकता। और तो सुई लगाते हुए भी एक सेकंड को चलाया, उसके बाद से सुकून से सो रहा है। अरफा ने नन्हे शहजादे को मोहब्बत से देखते हुए कहा, अपने बाप पर गया है धोखा देने के मामले में भी। माही ने स्पार्ट नजर से बच्चे को देखते हुए कहा था। तभी मुस्कुराती हुई आरफा की मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। माही बीबी प्लीज, आपने वादा किया था ना, आप इस बारे में दोबारा बात करके दुखी नहीं होंगे। आरफा ने माही को उसके वादा याद लाया जिस पर वो साथ झटक कर आ गए थे। उसको छोड़ो आरफा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। माही ने आरफा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, देखो आरफा, मैं तुमसे जो कह रही हूँ ना, उस पर तुम मुझे गलत मत समझना और ना ही कुछ ऐसा वैसा सोचना। माही ने बात करने से पहले तहमीद बांधा जरूरी समझा। आपको जो कहना है माही बीबी खुलका और बेझिझक कहें, आपको किसी तरह की तहमीद की जरूरत नहीं है। आरफा ने उसके हाथ पर तसल्ली अमेज अंदाज में अपना हाथ रखते हुए कहा, आरफा जो हाल ही बैठे हुए अब उकता चुकी थी, मैं जानती हूँ मेरी मजदूरी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं नकारा होकर जिंदगी गुजारूं, मगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, खुद को मसरूफ रखना चाहती हूँ। आज को तुम और ग्रैनी संभाल लेती हो और मुझसे ज्यादा तुम लोगों से अटैच हो चुका है, उसका भी कोई मसला नहीं है, मगर मैं बैठे बैठे अब ऊब चुकी हूँ। माही ने बेबसी से कहते हुए पलके झपक कर आंसू को रोका और आरफा ने तड़प को उसके गले से लगा लिया। उसका दर्द वो अच्छी तरह समझ रही थी। आहट बचपन से उसके साथ है। आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाने देती माही बीबी? आपको इस तरह से बैठे हुए देखकर मेरा दिल कितना कटता है। आप ठीक हो जाएंगी, चलने लगेंगी दोबारा से। अरफा ने एक बार फिर से उसको समझाते हुए कहा था। हालांकि वो ये काम इतने महीनों से कितनी दफा कर चुके थे। ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए का खर्चा आएगा अरफा। माही ने दुख से कहते हुए एक बेबस नजर अपनी बेजान टांग पर डाली थी। आप खर्चे की फिक्र क्यों करती है माही बीबी? अम्मा और मैंने आपसे कहा था ना कि हम ऊपर वाला पोर्शन बेच देंगे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आरफा ने उसके सामने दोबारा से वही तजवीज रखी। नहीं, ये घर तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा की निशानी है। यहाँ पर ग्रैनी ब्याह कराई थी, तुम्हारी पैदाइश इसी घर की है। इस घर से तुम्हारी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है ना, उसे बेचने की बात दोबारा से मत करना। माही ने कतियत से कहते हुए बात खत्म कर दी थी। आरफा ने एक गहरी सांस भरते हुए सामने बैठी जिद्दी लड़की को देखा था। माही ने एक नजर आरफा के फुले हुए मुंह को देखकर अपनी बात दोबारा से शुरू की। आरफा, बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया है कि मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा जरूर सकती हूँ। इसलिए मैं ये जरूर काम शुरू कर देती हूँ इसलिए मैं यही काम शुरू कर देती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, उससे मुझे अच्छी मसरूफियत मिल जाएगी और वक्त भी अच्छा कट जाएगा। उसके लिए तुम्हें ग्रैनी को मनाना पड़ेगा। माही ने आरफा को अपना इरादा बताया और ग्रैनी को राजी करने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। जबकि आरफा मुस्कुराते उसको देखने लगी थी। माही बीबी, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और बचपन से आपके साथ हूँ। आप कब क्या सोचती हैं और कहाँ तक सोच सकती हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप ट्यूशन वक्त गुजारने के लिए नहीं पढ़ा रही हैं। आपकी जो भी नीयत हो उसको बरतरफ रखते हुए मैं चाहती हूँ आप बच्चों को ट्यूशन जरूर दें। उससे आपका वक्त आसानी से कट जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है जिसे आपको मानना पड़ेगा। तभी मैं अम्मा से इस बारे में बात करूंगी और उनको मनाऊंगी, मगर पहले आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मंजूर है? आरफा ने माही के सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, जिसको देखा माही ने बादल नहास्ता अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया और बोली, बताओ क्या शर्त है? माही ने उसकी शरारत से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। शर्त ये है कि आपके ट्यूशन से मिलने वाले पैसों का एक भी रुपया आप इस घर पर या इस घर के किसी भी फर्द पर खर्च नहीं करेंगे। मुझ पर या अम्बा पर तो बहुत ही दूर की बात है, आप वो पैसे खुद पर और आज तक पर भी खर्च नहीं करेंगे। अरफा ने नहायत ही इत्मीनान से इसके हैरत से खुले हुए मुंह को देखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वो पैसे तुम लोगों पर क्यों नहीं खर्च कर सकती? ये कैसी अजीब शर्त है? मैं नहीं मानती ऐसी कोई भी शर्त। माही ने मुंह बनाते हुए कहा था। ठीक है, फिर आप भी ट्यूशन का भूल जाए और मैं अम्मा से भी बात नहीं करूंगी। आरफन ने उड़कर हाथ झाड़ते हुए कहा और शहाना चाल चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे बैठी हुई माही गुस्से से उसकी पूछ को घूरती रह गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी बेगम, कैसी हैं आप? जोहेब मुराद ने आज काफी दिनों बाद साले बेगम को कॉल की थी। मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताएं, हाले और बच्चे कैसे हैं? दूसरी तरफ से इस्तफसार किया गया। जी सब हैरियत से हैं, आपने काफी दिन से कॉल नहीं की तो सोचा मैं ही हैरियत ले लूं। और हमारी मेहरोसा गुड़िया कैसी है? जोहेब साहब ने पूछा। जी वो भी ठीक है, अभी स्कूल गई हुई है।
साले बेगम को लग रहा था जैसे सुहेब उनसे कुछ कहना चाहते थे, और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो असल बात की तरफ आ भी गए। भाभी बेगम, आपको मैंने माजरत करने के लिए कॉल की है। असल में हम लोग मेहरोसा की बर्थडे पर आ नहीं सके। जुहेब मुराद ने शर्मिंदगी से कहा। क्यों भाई साहब, आप लोगों की वजह से तो पार्टी अरेंज की जा रही है। मेहरोसा को अपनी बहनों से मिले हुए कितने अरसा हो गया है, वो तो उनसे मिलने के लिए भी अभी से एक्साइटेड हो रही है। साले बेगम परेशान हो गए थे। भाभी बेगम, मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मैं उसके बिना नहीं आ सकता। वो हम सब के बिना कैसे अकेली रहेगी। मैं, हाला और बच्चे सब आ जाएं तो उसको यहाँ पर किसके पास छोड़ेंगे। भाईजान तो अपनी औलाद पर महनूस का टैग लगाकर उसे भूल चुके हैं, मगर मुझे याद है कि वह मासूम बच्ची बेकसूर है, और मैं भाईजान की तरह उसको नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं दे सकता। अगर वह हमारे साथ नहीं आ सकती तो हम भी नहीं आ सकेंगे। अब जुहेब मुराद ने तल्ख लहजे में कहा। भाई साहब, आपको मेरे एहतियात का दायरा पता है ना। मैं चाहते हुए भी इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। जैद से जब मैंने इसके लिए कुछ कहना चाहा तो उन्होंने मुझे हर बार मेरे गुनाहों का एहसास लाकर मेरी जुबान बंद कर दी। कहीं ना कहीं उसकी मुजरम मैं भी हूँ, सिर्फ ज़ैद नहीं, मगर मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उसको कभी भी मेहरोसा से कम नहीं समझा। वो मेरी बड़ी बेटी है, और मेहरोसा को मैंने शुरू से ये बात बावर करवा दिया है कि वो अपने बाप को अकेली औलाद नहीं है। उसे बड़ी उसकी एक बहन है, और उसको याद भी करती है, मगर उसके बाप से मैं मजबूर हूँ। वो खुद के साथ हमें भी इससे महरूम किए हुए हैं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, इस पर आपसे मैं कह रही हूँ ना कि आप उसको साथ लेकर आए। जैद से मैं बात करूंगी और वो ना माने तो मैं, वो और मेहरोसा अब एक साथ रहेंगे। जैद को हमारे साथ रहना हो तो रहे, नहीं तो वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। साली बेगम ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो कब से जैद मुराद के हाकमाना फैसलों को बर्दाश्त करती आ रही थी। उनके हर हुक्म पर खामोशी से सर झुकाती भी आई थी, मगर उसके मामले में अब वो खामोश नहीं रहना चाहती थी। पहले ही उसका उनकी वजह से नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था, मगर अब वो मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। उनके बेलचक लहजे से उनके इरादे की पुख्तगी जाहिर हो रही थी, जिसे जुहेब मुराद को काफी तसल्ली हुई थी। वो भी अपने भाई के रवैये से नाला ही रहते थे, जो कि एक के बाद एक गलत फैसला करके अपने साथ बाकी लोगों की जिंदगी को भी हादसा पचीदा बना चुके थे। मगर आज अपनी भाभी की बातों से उनको हासी उम्मीद हो चुकी थी कि वो शोहर के गलत और आमराना फैसलों की मजीद हौसला अफजाई नहीं करेंगे। भाभी बेगम, हम लोग भी वहां पर आ जाएं तो हम और आप मिलकर कायदे से भाई साहब से बात करेंगे। आप अभी उनसे कुछ ना कहें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपके साथ भी कोई ज्यादती हो। भाईजान के गुस्से से हम सब वाकफ हैं। वो गुस्से के हाथ में कुछ सोचते समझते नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर उनको हैंडल करेंगे। अभी आप उनसे कुछ ना कहें। जुहेब मुराद ने उनको समझाते हुए कहा, और साली बेगम ने भी कुछ सोच कर उनसे वादा निकाल लिया और मजीद कुछ बातों के बाद फोन रख दिया। अब उन्हें जुहेब मुराद का ब्रिटिश कोलंबिया आने का बेसब्री से इंतजार था। आई लव यू छोटी जल पड़ी। हरे भरे से इस गार्डन में सुर और सफेद रंग के 1.5 फूलों के दरमियान खड़ी उसकी जल पड़ी। सर पर सुर फूलों का बना हुआ TR लगाए हुए, वो बड़े से घेरे वाले सफेद बार्बी फ्रॉक पहने हुए, वो खुले बालों के साथ घूमती हुई इस बाग के सबसे हसीन गुलाब लग रहे थे। उसके जिस्म से एक अजीब सी सफेद सी रोशनी निकल रही थी। वो बस उसको दूर खड़ा दीवाना वार देखे जा रहा था। अचानक वो घूमते हुए रुक गई, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम दुम से उसके पास आ रही थी। उसके बढ़ते हुए हर कदम के साथ सामने खड़े उसके दीवाने की धड़कनें मध्यम होती जा रही थी। जैसे जैसे उसके पास आती जा रही थी, उसकी आंखों से निकलती इस सफेद रोशनी में वो पूर पूर डूबता जा रहा था। अब वो उसके सामने बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो चुकी थी, और वो उसके सहर से हिप्नोटाइज हो चुका था। वो इस पर न जाने कौन सा तिलिस्म फूंक रही थी कि उसकी सांसों की रफ्तार उसकी धड़कन की तरह मध्यम होती जा रही थी। अब वो अपने दाएं हाथ से उसका चेहरा छोड़ी थी। उसकी उंगलियों से निकलती सफेद रोशनी की दूधिया रोशनी ने उसके चेहरे को अपने रंग में रंग लिया था। फिर वो अपनी नीली चमकदार साहराना आंखों से उसकी गहरी ब्राउन आंखों में झांक कर मुस्कुराती हुई पलट गई थी। उसको जाता हुआ देखकर काबिल साकत व जामत वजूद में जैसे कोई करंट सा दौड़ गया था। उसने जल्दी से उसका हाथ थामकर झटके से अपनी तरफ खींचा। वो जल पड़ी किसी टूटी लचकेली दाल, नाजुक सी डाल की तरह उसके इस तरह दीवाने के सीने से अटक रही थी। उसने जलपरी को अपने नजदीक बेहद नजदीक आ लिया था। अब वो उसके ऊपर झुका हुआ उसको सर को चूमने लगा था। फिर उसने जलपरी के चेहरे के नकूश को एक एक करके चूमना शुरू कर दिया था। आहर वो उसके होंठों पर झुककर उसके बेरपत थांसों को महसूस करता मुस्कुरा दिया था।
आई लव यू छोटी जल पड़ी। उसके नाजुक कुदरती हुए सुर्ख होंठों को तकता हुआ उस पर झुकने लगा था कि अचानक उसे अपने जिस्म पर चुभन सी महसूस होने लगी थी। अजीब से एहसास से इधर धीरे धीरे उसकी हसीसियात पैदा होने लगे थे। उस पर कप कपी तारी हो रही थी। जिस्म पर बेहद ठंडक का एहसास होने लगा था। बर्फ, ठंडक, पानी, हाँ, बर्फ नुमा पानी, ठंडा बर्फीला पानी जिसकी उसके सर पर बौछार होती। फिर इस ठंडे पानी का एक सैलाब सा आया था। उस सैलाब में उसका वजूद डूब गया था। उसने घबरा कर इतराफ में देखा। उसका सर गीला हो रहा था और वो किसी नरम गुदगुदी गीली सी चीज पर पड़ा हुआ था। उसने पट से आंखें खोली और आंखें फाड़कर अपने नीचे दबी हुई चीज को देखा, जिसको देखते ही उसकी आंखें दहशत से मजीद फैल गई। उसके नीचे फहीम दबा पड़ा हुआ था, जिसकी वहशत से खुली हुई आंखों को देखकर वह झटके से पीछे हुआ। फहीम ने जल्दी से उठते हुए अपने दोनों हाथों से खुद को ढांप लिया था, साथ ही उसको खूनी नजर से घूरने लगा था। जबकि यकदम सामने खड़ा हुआ हालिब अब अपनी शर्ट की आस्तीनें चुराता हुआ उसको फहम से भी ज्यादा खतरनाक नजर से देख रहा था। बाएं तरफ खड़े हुए रकीम के चेहरे पर भी कमोपेश हालिब और फहीम जैसे तासरा थे। उसके साथ में एक बाल्टी भी थी। शायद नहीं, यकीनन सैलाब इसी बाल्टी से आया था। क्या हुआ? तुम सब मुझे इस तरह से क्यों घूरे हो? मैंने क्या किया है? और मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो बाग में छोटी जल पड़ी मतलब मेहरोसा के साथ था। आदि ने इन तीनों को खतरनाक तेवर देखकर गड़बड़ाते हुए कहा और कनखियों से उसे अपने तरफ का जायजा लेता पीछे खिसकने लगा था कि शायद बचाव के लिए कोई एहतियात मिल जाए। कमीने, भूखे, भेड़िए, वैशी दरिंदे, हैवान, जानवर, हवस की बेचारी, क्या सोचकर तूने मुझ पर अटैक किया? वो तो शुक्र था ये दोनों भी यहीं पर बराबर वाले बेड पर लेटे थे। कब से तुझे जुगाड़ थे, झंझाड़ रहे थे, लेकिन तू मकनातीस की तरह मुझसे चिपके जा रहा था। वो तो भला हो मेरे प्यारे रकीम का जिसने तुझे नहलाकर होश में दिलाया, वरना तू तो मेरी इज्जत को तार तार काट देता। फहीम ने आदि के हाथों से अपनी शर्ट खींचकर जल्दी से पहनी, जबकि आदि ने अपनी हैरत से फैली हुई आंखों से एक नजर अपने हाथों को देखा और फिर फहीम की हालत पर नजर डाले। यक्षी थू। उसने अपने हाथों को बेडशीट से रगड़कर साफ किया और फिर अपने सीने, गर्दन और चेहरे को जोर जोर रगड़ता हुआ नादीदा गंदगी को साफ करने लगा था। फहीम उसकी हरकतों को देखकर मजीद खोलता हुआ उसके पास आया और जड़ से चिपट कर उसकी गर्दन को दबोच लिया। साले कमीने, उल्लू के पट्टे, हवस प्रस्त इंसान, तुझ पर से आज से मेरा भरोसा उठ गया है। मैं आज से तेरे पास नहीं सोऊंगा। तूने मेरी इज्जत पर अटैक करके मेरे यकीन को चिकना चूर कर डाला है। आज रात तू सोफे पर सोएगा। अगर बेड की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो सामने वाले मिस्टर स्मिथ की डॉगी के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। तुझे पकड़कर सामने उस कुत्ते के पास छोड़कर आऊंगा। फहीम उसका गला दबाते हुए कहा था और राधी उसके हाथों से गला छुड़वाने के लिए उसके हाथों को पीछे हटा रहा था, मगर फहीम उसकी मजामत पर और ज्यादा दबाव बढ़ा देता। आदि ने गुस्से से उस पर सचमुच अटैक कर दिया था और जोर से उसके पेट पर लात मारी, जिससे फहीम की गिरफ्त उसकी गर्दन पर ढीली हो गई थी और वो जल्दी से उससे गर्दन छुड़ाकर नीचे को कूद गया। कब से खामोश तमाशा देख रहे हालिब और रकीब ने आदि के बैठ से कूदते ही उसको दाएं बाएं दोनों तरफ से पकड़ लिया था और फहीम ने दाद देती नजर से इन दोनों को देखा और अपने दोनों हाथों के मुक्के हवा में लहराते हुए उछलता हुआ आदि की तरफ बढ़ने लगा। देख फहीम, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुझे नींद में मेहरोसा समझ रहा था और तेरी शर्ट को उसका हाथ, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था हवा में क्योंकि वो मुझसे हाथ छुड़ाकर भाग रहे थे। आदि उसको सफाई देता मसस्ता अपने दोनों हाथ अब हाली और रकीब से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि साथी से उसकी गिरफ्त में लिए हुए थे। फहीम ने उसको बिल्कुल करीब आते हुए उसके खूबसूरत सिल्क के बालों को हाथों में दबोच लिया था। बेगैरत आदमी, तेरी शर्मो हया कहाँ जाकर सोई थी जो इस छोटी सी जलपरी से हवाबों में रोमांस लड़ा रहा था, जो अभी स्कूल जाती है। अबे वो एक छोटी सी बच्ची है तो फैत तुम पर। मुझे तो पहले दिन ही तेरी इस कमीनी आंखों में इसलिए गड़बड़ नजर आ गई थी। नीयत खराब हो गई तेरी इस पर साले। अभी वक्त है, सुधर जा। ना बालक बच्ची के लिए ऐसे घटिया इरादे रखेगा ना तो यहाँ की पुलिस ऐसी तवाज़ा करेगी कि सब प्यार मोहब्बत भूल जाएगा। फहीम ने उसको मिलामती नजर से देखते हुए एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया था। आज उसकी बातों के बाद उसके जोरदार मुक्के पर बिलबिला कराया गया था और उसका फुल खूनखवार मूड ऑन हो चुका था। उसने पूरी ताकत से हालिब और हकीम को दिखा देकर अपने हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़ाए और जोर से फहीम को धकेल कर जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके सीने पर एक घुटना टकाकर उसके दोनों हाथों को दबोचता हुआ बोला नहीं, गर्ज उठा था। अब बोल, क्या बकवास कर रहा था? हाँ, मुझ पर तफ है, मेरी उस पर नीयत खराब हो गई है और मैं नाबालिग बच्ची से रोमांस लड़ रहा हूँ। बोलते बोलते आदि ने एक जोरदार मुक्का फहीम के मुंह पर मारा था, बल्कि उसी के स्टाइल में और उसके कांधों तक लंबे खूबसूरत स्टाइलिश से बाल जो कि इस वक्त बिना पोने के पीछे की तरफ बिखरे हुए थे। आदि ने उन्हें दबोच कर एक हाथ की मुट्ठी में कैद कर लिया था।
मैं मेहरोसा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करूंगा। मुझे उसके बालक नाबालग होने से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट की बजाय किसी स्कूल की टीचर या प्रिंसिपल भी होती तभी मुझे फर्क नहीं पता। मुझे आज ही उसे हासिल नहीं करना। वो स्कूल कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जितना पढ़ना चाहे, अपना कैरियर बनाए, मैं उसका इंतजार करूंगा। मगर जब भी उसके घर वाले उसकी शादी का इरादा करेंगे, उनको उसके लिए सिर्फ मुझे चुनना पड़ेगा। मेरे सिवा वो किसी और की नहीं होगी। वो चाहेगी भी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी अपनी इज्जत बनाऊंगा, नकब नहीं लगाऊंगा। उसके नाम के साथ अब सिर्फ एक नाम जुड़ेगा, मेहरोसा आदल अफंदी। आई समझ में? आदल ने चुटकियों से आदल ने झटके से फहीम के बाल छोड़ दिए थे और उठ खड़ा हुआ था, जबकि नीचे लेटा हुआ फहीम अब इशारा से मुस्कुराता हुआ पीछे खड़ा दोनों हैंडसम कमीनों को देखते हुए विक्ट्री का निशाना बना रहा था। वो दोनों भी इशारा से मुस्कुराकर उसको आंख मारते हुए आदि की तरफ बढ़ गए थे और आदि अब अपनी नाक एक हाथ से दबाते हुए सोफे पर बैठ गया था। डैशिंग कमीने का हाथ बहुत ही भारी था। आदि ने करीब आते रकीम और हाली को गुस्से से घूरा, जो कि मुस्कुराते हुए उसके दाएं बाएं बैठ चुके थे। बको, तुम भी जो बकना है, मगर याद रखना सोच समझ कर मुंह खोलोगे तो ये हसीन सूरतें सलामत रहेंगी, वरना इन बूथियों का बगाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आदि ने फहीम को देते हुए घुरा कर कहा, जो कि मुस्कुराता हुआ सीधा होकर बैठ गया था और अब हालिब और रकीम को न जाने क्या क्या इशारे करा था। आदि का दिल उसके हरकतात देख देख कर जले जा रहा था। कमीना इतनी देर से उसको ताउल दे रहा था। सुन कमीने, इतने भड़कने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले जो तू जल पड़ी करके फहीम को दबोच रहा था ना, तभी उसने हमसे कहा था कि तुझसे सब इकलवाने के लिए थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, वरना तू तो गुन्ने इंसान क़यामत तक हमें कुछ ना बताता। इसलिए हम तुझ पर ट्रैक पर ला रहे थे। रकीब ने उसको सच बताकर जैसे अपनी तरफ से मुतमिन करना चाहा। बचपन से 24 घंटे का साथ है। माँ बाप से पहले एक दूसरे की उंगली थाम कर चलना सीखा है। एक दूसरे की एक एक हरकत, एक एक अदा से वाकिफ है। उसके बाद भी अपने दोस्त की नीयत पर शक करेंगे हम? इतना गिरा हुआ समझा है हमें? जा आदि, आज हमारे दिलों को तूने तोड़कर किरची किरची कर दिया। आई हेट यू आदि, आई हेट यू। हालिब किसी रूठी हुई महबूबा की तरह अपना नादीदा आंसू साफ करते हुए आदि के सीने पर अपने दोनों बारी बारी हाथों के मुक्के बरसाते हुए लाड़ से इठलाकर कहा, फिक्र मत करो, अभी तो दिल को किरची किरची किया है। अब इन मुखरों पर मुक्का मारकर इन्हें किरची किरची करूंगा। आफ्टर ऑल फाइटर हूँ, वो भी नेशनल लेवल का। आदि ने हालिब के दोनों हाथों को झटक कर नीचे किया तो अपने बराबर बैठे हुए रकीम को मुस्कुराकर देखा, फिर एक नजर हालिब को देखा। उसके बाद उसने अपने सामने मौजूद दोनों को करामन कातमीन के कंधों पर अपने बाजू फैला लिया। तो तू इतनी दूर क्यों बैठा है, पास आना। आदि ने मोहब्बत से दूर बैठे फहीम को पुचकार कर पास बुलाया और फहीम भी 32 दांतों की नुमाइश करता उसके सामने आकर टिक गया था। इतना ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? सीधा पूछ लेते। चलो कोई बात नहीं है, अब तुम लोगों ने इतनी मेहनत किया तो उसके लिए इनाम देना तो बनता है ना। आदि ने मुस्कुराते बार बार तीनों को देखा और फिर इशारे से फहीम को कान पास लाने को कहा था। वो खुशी खुशी जैसे आदि के पास हुआ, आदि ने खींच कर एक मुक्का उसकी नाक में मारा था। वो बिबला कर चीता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। फिर एक साथ हाथ उठाकर दोनों हाथों के मुक्के अपने दाएं बाएं बैठे हुए करामन कातमीन के मुंह पर जड़ दिए थे। वो दोनों भी सोफे से लड़कर जमीन पर जा गिरे। तीनों के मुंह तोड़कर वो इत्मीनान से हाथ जाता हुआ उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जाने बढ़ा। बाहर जाने का इरादा था, मगर उससे पहले कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, दरवाजा खोलकर बाहर जाता, तीन तीन हाथों ने उसको पीछे से दबोच लिया था। अब अपार्टमेंट के बाहर रोड पर चलते हुए लोग अंदर से आ रही तेज मर्दाना दर्द पड़ी हुई चीखों की आवाज हैरत से सुनते आगे बढ़ते जा रहे थे।